तो सेंटर ऑफ मास पढ़ने के लिए हमने थोड़ी सी रिजिड बॉडी का इंट्रोडक्टरी एक पार्ट लिया था, रिजिड बॉडी को हमने समझा। अब हम समझते हैं सेंटर ऑफ मास क्या है। सपोज मैंने एक उसमें पॉइंट बताया था आपको रिजिड बॉडी में कि एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं एक्ट करेंगे। कौन से फोर्स एक्ट करेंगे? एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेंगे। सपोज ये रिजिड बॉडी है, ये उसका एक्सिस है, ठीक है। अब इसके बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अब मैं फोर्स लगा रहा हूं, मैं किसी भी पॉइंट पे फोर्स लगा रहा हूं। मैं कैसे कंक्लूड करूंगा कि ये जो फोर्स मैं लगा रहा हूं ये किस पार्टिकल पे लग रहा है और किस पॉइंट पे लग रहा है? मैंने फोर्स तो पूरी बॉडी पे लगाया है, ठीक है। मैंने एग्जांपल किसका लिया था? मैंने डस्टर का एग्जांपल लिया। सपोज मैंने फोर्स यहाँ पे लगाया तो ये बॉडी कैसा मूव करेगा। सपोज मैंने इस पॉइंट पे लगाया तो बॉडी कैसा मूव करेगा। सपोज मैंने फोर्स यहाँ लगाया तो बॉडी कैसा मूव करेगा। लेकिन कोई बॉडी अगर मोशन में है, कुछ भी मोशन कर रहा है, लीनियर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, तो उस बॉडी के डिफरेंट पार्टिकल्स के बारे में हम कैसे स्टडी करेंगे, कैसे पता करेंगे। सपोज मेरे पास इस पार्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन है, मैं इस पार्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे निकालूंगा? ये सब बहुत सारे इंपॉर्टेंस है सेंटर ऑफ मास का। एससी वर्मा में एक एग्जांपल है। एससी वर्मा में एक एग्जांपल है। सपोज मेरे पास एक बॉल है, मैं इस बॉल को ऐसे उछाल रहा हूँ, ठीक है। अब जब मैं इस बॉल को उछाल रहा हूँ, यू विल सी ये बॉल ऐसा 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 ये मूव भी कर रहा है और ये ऊपर की ओर भी जा रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है? ये ऐसा मूव भी कर रहा है, ऐसा घूम रहा है, देखिए, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इसमें दो मोशन हो रहे हैं, एक तो ये अपने ही जगह पे घूम रहा है और एक तो ये प्रोजेक्टाइल भी कर रहा है ना। ये लीनियर मोशन नहीं है, लीनियर मोशन तो यहीं तक है, जब ये घूम कर के आ रहा है तो क्या है? प्रोजेक्टाइल है ना। ये ऐसा मोशन भी कर रहा है। तो एक्चुअली में हम इसके पार्टिकल्स की, इस बॉल के डिफरेंट पार्टिकल्स की, सपोज ये बॉल है ना, ये इसका सेंटर है। अब इस पे डिफरेंट पार्टिकल्स के मोशन की स्टडी कैसे करेंगे? तो हम क्या करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं? हम सेंटर ऑफ मास की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करेंगे? हम सेंटर ऑफ मास की स्टडी करेंगे। सेंटर ऑफ मास क्या है? तो हम देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास क्या है। सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास, सपोज मैं एक बॉडी लेता हूं, ये बॉडी है। सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास इस बॉडी में एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ऐसा मान लिया जाएगा कि इसका सारा मास, इस बॉडी का सारा मास उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिसे हम सेंटर ऑफ मास कह रहे हैं, वहां पे कंसंट्रेटेड है। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को मैं यहां पे लिख रहा हूं, इस पॉइंट पे इस बॉडी का सारा मास कंसंट्रेटेड है और जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो इसी पॉइंट पे लग रहे हैं। इन शॉर्ट वी, तो इस सेंटर ऑफ मास के ट्रेजेक्ट्री को पता करके, उसके मोशन को पता करके, हम बाकी पार्टिकल्स के भी मास का, या सॉरी उसके ट्रेजेक्ट्री का, या उसके जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम पता कर सकते हैं। लाइक ये मैंने बताया, ये बॉल है, उसका सेंटर ऑफ मास है ना, और उसके आसपास बहुत सारे पार्टिकल हैं, उसके आसपास बहुत सारे पार्टिकल हैं। अब मुझे इस पार्टिकल का इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं क्या करूंगा? मुझे पता है सेंटर ऑफ मास एक सिंपलेस्ट पाथ फॉलो करता है, तो मैं क्या करूंगा? मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालूंगा और इस सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में मैं इस पार्टिकल का मास या वेलोसिटी, टाइम वो पता कर सकता हूं, ठीक है। क्योंकि मैंने रिजिड बॉडी में बताया था, दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है। तो सेंटर ऑफ मास का निकल गया तो इसका तो निकल ही जाएगा, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? सेंटर ऑफ मास के बारे में हमने एक पॉइंट सीखा। अच्छा, सेंटर ऑफ मास में अभी मैंने बॉल का एग्जांपल लिया था। सपोज ये बॉल है ना, ये ऐसा कुछ मोशन करेगा, ये ऐसा कुछ मोशन करेगा। सपोज ये इस बॉल का मोशन जो है ऐसा घूम रहा है, तो ये ऐसा भी कुछ मोशन करेगा। इसके सारे पार्टिकल्स जो हैं यहाँ पे आ गया, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। सपोज ये इसका फाइनल पोजीशन है। ये स्प्रिंग नहीं है, ये स्प्रिंग नहीं है ना, इट इज जस्ट अ ट्रेजेक्ट्री, इट इज जस्ट अ ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ बॉल, ठीक है। तो
एक चीज हम सेंटर ऑफ मास के बारे में कह सकते हैं कि जो इस बॉल का सेंटर ऑफ मास होगा ना, जो सेंटर में, वो हमेशा एक सिंपलेस्ट पाथ को फॉलो करेगा। वो हमेशा क्या करेगा? सिंपलेस्ट पाथ को फॉलो करेगा, वेदर इट इज लीनियर, वेदर इट इज सर्कुलर और इट इज प्रोजेक्टाइल और सेमी सर्कुलर, ये हमेशा सिंपलेस्ट पाथ को फॉलो करेगा। तो इस सेंटर ऑफ मास का जो पार्टिकल है उसके मोशन को हम पता करके हम बाकी सारे पार्टिकल्स के मोशन का भी पता लगा सकते हैं। किसके रिस्पेक्ट? इन शॉर्ट वी कैन से दैट center of mass is a point in a body in which we can consider that the whole mass of a body is concentrated at that particular point and all the external forces acting on that body is applicable through that point always। ठीक है, क्योंकि इस बॉडी में भी देखो कितने सारे पार्टिकल्स हैं। अब मैं फोर्स लगा रहा हूं तो ये इस पार्टिकल पे लगेंगे या इस पार्टिकल पे लगेगा या इस पे लगेगा, वी डोंट नो। सो I take an assumption or I take a consideration that this particular force is acting on this point, that is this particular point, and all the activity of this body, whether it is translational motion or rotational motion or any motion of this body due to this external force is governed by that particular point only. This is known as center of mass. Again I am saying, what is center of mass? Center of mass is a point in a body where all the mass of the body is considered to be concentrated and all the force acting in the body is considered to be acting at that particular point, which is known as center of mass. Are you getting my point? आगे बढ़ते हैं। क्या हो रहा है कि सेंटर ऑफ मास में अब भाई पता कैसे करेंगे? क्योंकि सेंटर ऑफ मास में कंसेप्ट है सिमेट्रिक बॉडीज का। जो सेंटर ऑफ मास है, सिमेट्रिक बॉडीज का सेंटर ऑफ मास है, वो जनरली आपको उसके सेंटर पे मिल जाएगा। सपोज आई एम कंसिडर अ रिंग, आई एम कंसिडरिंग अ रिंग, तो रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है उसके सेंटर पे मिलेगा। ठीक है, सपोज मैं एक स्क्वायर ले रहा हूँ, स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे मिलेगा, है ना। कोई डिस्क ले रहा हूं, डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है उसके सेंटर पे मिलेगा। ये सिमेट्रिक बॉडी है। लेकिन कभी कभी असिमेट्रिक बॉडीज होती है या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि ये एक m मास है और ये 2m मास है, ये एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। व्हेन मोर देन when two or more than two bodies are involved in a system, then it is known as what? System of particles। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? These are the questions which we are going to deal further. Okay. तो जैसा कि मैंने कहा था कि टू पार्टिकल सिस्टम पे हम केसेस स्टडी करेंगे। तो क्या केसेस हो सकते हैं भाई साहब? टू पार्टिकल सिस्टम पे हम केसेस स्टडी करेंगे। तो आरसीएम हमारा आया था m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2। केस वन ये है, अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में m1 इज इक्वल्स टू m2 है, इज इक्वल्स टू m मान लिया कोई, तो क्या होगा? सिंपल है, पुट कर दो यहाँ पे। तो r cm इक्वल्स टू m1 m r1 प्लस m r2 अपॉन m प्लस m, यही होगा। ये क्या जाएगा? m r1 प्लस r2, m कॉमन ले लीजिए, 2m, m से m कैंसल, r1 प्लस r2। क्या कह सकते हैं हम यहाँ से? ये तो ऐसा ही केस हुआ ना, थोड़ा सा ये m है, फिर ये m है ना, दोनों के बीच की डिफरेंस मान लो r है। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है। इसका सेंटर ऑफ मास सपोज यहाँ कहीं पे है, r1 है, ये r2 है। तो क्या बोल सकते हैं? तो सिमेट्रिक सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पे रहेगा? हमेशा उसके सेंटर पे रहेगा, r1 प्लस r2 बाई 2 RCM। तो कहाँ रहेगा? हमेशा उसके सेंटर पे रहेगा। ठीक है, इस पे केस 2 क्या बन सकता है? केस 2 इस पे क्या बनेगा? केस 2 इस अपने साथ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आता है,
पे केस 2 है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें कि अगर सर जो सेंटर ऑफ मास है वो ओरिजिन पे आ गया, सेंटर ऑफ मास कहाँ है, ओरिजिन पे आ गया, सेंटर ऑफ मास इज एट ओरिजिन, तो क्या केस बनेगा, तो केस ये बनेगा सेंटर ऑफ मास अगर ओरिजिन पे है तो मतलब 0 है, सिंपल। अब ये क्या हो गया, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2, इधर चला गया 0, तो ये क्या हो जाएगा, m1 r1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2 r2। अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड ले लिया जाए, दोनों का क्या लिया जाए, मैग्नीट्यूड ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, m1 r1 is equals to m2 r2, and this is known as moment of mass. This is known as what? Moment of mass. ये moment of mass का यूज जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो एक बहुत ही फेमस प्रॉब्लम आता है जेई में, बोटमैन प्रॉब्लम, बोट प्रॉब्लम। ठीक है, सपोज ये एक बोट है, सपोज ये एक बोट है ना, पानी में। अब यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है ना, यहाँ पे कोई दूसरा व्यक्ति है। जब ये व्यक्ति, इसकी जो लेंथ है वो l है, तो जब ये व्यक्ति यहाँ पे इस एंड से इस एंड पे बोट में जाएगा तो बोट ऑब्वियसली पीछे की तरफ आएगा, एक्शन रिएक्शन जो लॉ है न्यूटन का उससे, तो ये कितना आगे जाएगा बनता है, कुछ भी ऐसा बनता है, कुछ भी नहीं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन या ऐसा कुछ बनेगा, ये ऐसा कुछ भी बनेगा। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इसमें आएंगे। बस वो जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2, जब सेंटर क्या है, ओरिजिन पे रहेगा, सॉरी सेंटर ऑफ मास कहाँ पे रहेगा, ओरिजिन पे रहेगा, तो मोमेंट ऑफ मास का कॉन्सेप्ट आता है, वो आपको याद रखना है। इज इट क्लियर अप टू हियर? ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए हैं, तो अब न्यूमेरिकल्स करते हैं। बेसिक न्यूमेरिकल्स टू पार्टिकल सिस्टम पे। बेसिक न्यूमेरिकल्स क्या हो सकते हैं, सपोज ये m मास है, ये 2m मास है, ये ओरिजिन पे रखा हुआ है, ओरिजिन पे है सिर्फ बोलते हैं, अभी तो एक्स एक्सिस की बात हो रही है ना। इसका डिस्टेंस है 3 मीटर या 3 सेंटीमीटर ले लो, क्योंकि m हमने मास को ले लिया है ना। तो इसका सेंटर ऑफ मास बताओ, सेंटर ऑफ मास क्या होगा, आप निकाल दो यहाँ पे m इंटू 0, ये 0 पे है ना, वो कहाँ पे है, 3 0 पे है। हमको सिर्फ किस पे पता करना है, एक्स एक्सिस पे, प्लस 2m इंटू 3 कर लो अपॉन 2m प्लस m, तो ये कितना हो जाएगा 6m बाई 3m, m से m कैंसिल, r इज इक्वल टू 2c, r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, एज सिंपल एज दैट। एक सेकंड एग्जांपल कर लेते हैं जिसमें एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है। अच्छा, ये सिर्फ एक्स एक्सिस का होगा ना, तो टोटल भी बोल सकते हैं, क्योंकि वाई एक्सिस का तो 0 ही होना है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो वाई एक्सिस का सेंटर ऑफ मास 0 ही होना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं। सपोज ये एक पार्ट, इसको हम डिराइव कर सकते हैं, कैसे डिराइव करेंगे देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। देखो, हमने बताया था कि जो इंटरनल फोर्सेस होंगे उसके कारण तो वो नेट 0 हो जाएगा, नेट इंटरनल फोर्सेस 0 हो जाएगा। तो एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्सेस होगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस Fn। अच्छा, F1 F2 F1 प्लस F2 प्लस F3 F2 Fn क्या है, इट इज द नेट एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी। सपोज ये कोई बॉडी है, इस पे डिफरेंट तरीके के फोर्सेस लग रहे हैं, F1 F2 ये F3, तो इन सभी का जो सम होगा वही क्या होगा, वो नेट एक्सटर्नल फोर्सेस होगा। ठीक है, अब ये जो एक्सटर्नल फोर्स है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, MACM, मास, टोटल मास अपॉन ACM क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इनको आप कैसे लिख सकते हैं, M1
डी, सॉरी चलो इसको ऐसे लिखते हैं, m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3 अप टू mn अच्छा, वी नो दैट a इज इक्वल टू dv बाई dt, चेंज कर सकते हैं dvcm बाई dt, गेटिंग माई पॉइंट। इसको भी ऐसे ही कर दो, m1 d v1 प्लस m2 d v2 प्लस dt प्लस mn d vn प्लस dt। ठीक है, अब क्योंकि m1 को हम डील कर सकते हैं, जैसे सेंटर ऑफ मास मैंने कहा लीनियर मोशन है, सर्कुलर मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन, कोई भी सिंपलेस्ट मोशन अगर करता है तो हम इस तीनों मोशन को डील कर सकते हैं, और यही फायदा है सेंटर ऑफ मास निकालने का, है ना। जैसे कि कोई भी पार्टिकल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कहीं मूव कर रहा है, आई एम सेइंग ये जैसे ओमेगा वेलोसिटी से, ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जब हम इस पे लगने वाला कोई भी फोर्स है, एफ फोर्स है, मैं निकाल रहा हूं, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, ओके, एफ इज इक्वल्स टू व्हाट, एम। तो जब ये मैं एक्सेलरेशन लिख रहा हूं, ये तो एक्सटर्नल फोर्स है, ये तो क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है। जब मैं ये नेट एक्सेलरेशन जब लिख रहा हूं, तो ये नेट एक्सेलरेशन क्या है, ए नेट इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये किसका एक्सेलरेशन है, इस सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है, गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि इसमें कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहां से है। आई थिंक इट इज क्लियर अप टू हियर। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लाइक ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब यहाँ पे कोई मास रखा हुआ है, m1 मास r1 वेक्टर की डिस्टेंस पे, यहाँ पे कोई दूसरा मास रखा हुआ है, m2 मास r2 वेक्टर के डिस्टेंस पे। ठीक है, और ये जो है सब, ये है आपका RCM। ये क्या है आपका RCM, सेंटर ऑफ मास। हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो हम इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि RCM वेक्टर इज इक्वल्स टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। क्या हुआ है कि ये ओरिजिन है, सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, तो उसका फॉर्मूला क्या है कि मास ऑफ अ पार्टिकल, और वो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, प्लस मास ऑफ सेकेंड पार्टिकल, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन अपॉन मास ऑफ बोथ द पार्टिकल्स, सम ऑफ बोथ द पार्टिकल्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इसको हम डिराइव कर सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास के बारे में हमने एक पॉइंट सीखा कि सेंटर ऑफ मास फॉलोज द सिंपलेस्ट पाथ। सेंटर ऑफ मास फॉलोज द सिंपलेस्ट पाथ। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या समझा, हमने समझा कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है किसी भी बॉडी में जिस पर उसके सारे मास को कंसंट्रेटेड मान लिया जाता है, और ऐसा भी मान लिया जाता है कि जो सारे फोर्स हैं, जो मोशन है, वो उसी पॉइंट से गवर्न हो रहे हैं। और हमें अगर किसी भी पार्टिकल के उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में, उस पर्टिकुलर बॉडी में किसी भी पार्टिकल के बारे में पता करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास के बारे में पता करेंगे। उसके थ्रू हम डिफरेंट पार्टिकल्स के बारे में सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में उसका मोशन, उस पर लगने वाले फोर्स या जो भी इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड होगी वो हम पता कर सकते हैं। रिपीटिंग माय पॉइंट। तो ये सेंटर ऑफ मास का यूज हो गया। और हम सेंटर ऑफ मास ही क्यों चूज करेंगे, क्योंकि उसका बहुत बड़ा रीजन हमने देखा कि सेंटर ऑफ मास ऑलवेज फॉलोज द सिंपलेस्ट पाथ। इट इज वेदर इट इज अ लीनियर मोशन, इट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन या सर्कुलर मोशन। हमें पता है लीनियर मोशन
को हम डील कर सकते हैं न्यूटन्स लॉ से। प्रोजेक्टाइल मोशंस के भी हमारे पास फायदे हैं, है ना, सर्कुलर मोशंस के भी हमारे पास फॉर्मूले हैं, तो तीनों मोशन को हम डील कर सकते हैं। ठीक है।